बच्चों आज हम चैप्टर 12 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं 12.1 से। कहता है वाई साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस। स्पेस बोलते हैं खाली जगह को, वैक्यूम को या एम्प्टी स्पेस को, खाली जगह को। तो खाली जगह में आवाज़ क्यों ट्रैवल नहीं कर सकती, बट लाइट कैन, लेकिन रोशनी यानी लाइट ट्रैवल कर सकती है। आपने एक्सप्लेन करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव टाइप्स। यहाँ पे बेसिकली वेव टाइप का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जी। तो बच्चे साउंड की बेसिक दो वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो टाइप होती है साउंड की वेव की जिसमें से वेव तब गुजर सकती है अगर कोई मटेरियल मीडियम हो, जैसा कि अगर कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, कोई सॉलिड हो। अगर ये चीज़ें होंगी तो वेव उसमें से ट्रैवल कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऑलराइट। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी कुछ वेव्स होती हैं जो कि खाली जगह यानी स्पेस में से गुजर जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं साउंड की। तो साउंड इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, यानी उसको गुजरने के लिए कोई मीडियम चाहिए। ऑलराइट। सो इट नीड्स अ मटीरियल मीडियम, जैसा कि एयर, वाटर या सॉलिड हो सकता है, टू ट्रैवल। तो आवाज़ गुजरने के लिए क्या चाहती है, कोई ना कोई मीडियम। सो स्पेस इज़ नियरली अ वैक्यूम, यानी जो स्पेस खाली जगह होती है ना वो वैक्यूम होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। एंड हैज़ नो मीडियम, और उसमें कोई मीडियम नहीं होता। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट। आवाज़ उसमें से नहीं गुजर पाएगी क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही नहीं है, ना हवा है जिसमें से गुजर सके, ना पानी है, ना कोई सॉलिड है। जबकि लाइट गुजर सकती है, क्योंकि लाइट की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, विच डज़ नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम। लाइट को तो गुजरने के लिए चाहिए ही नहीं। सो देयरफॉर लाइट कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम और स्पेस। राइट जी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। कहता है अ स्टूडेंट शेक्स वन एंड ऑफ अ रोप। रोप कहते हैं रस्सी को। स्टूडेंट शेक कर रहा है, हिला रहा है रस्सी का एक एंड ऑब्जर्व्स वेव्स मूविंग अलोंग इट। और देखता है कि उस रस्सी के अंदर ना वेव्स पैदा हो गई। और व्हाट काइंड ऑफ वेव इज़ इट ओके। और ये वेव किस नेचर की है, एंड हाउ डू द पार्टिकल्स मूव। और जो रस्सी के पार्टिकल, रोप जो है ना रस्सी, उसके पार्टिकल कैसे मूव करते हैं। जी बच्चे देखें, पहली बात कि अगर ये रस्सी है ना इस तरह से यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे स्टूडेंट ने यहाँ से पकड़ा हुआ है और हमें बताया गया है कि वो शेक कर रहा है, झटका दे रहा है, हिला रहा है। तो शेक करने से मुराद है कि वो रस्सी को ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से मूव करेगा, तो वेव ऐसे पैदा होगी। रस्सी को ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, इसको बोलते हैं रस्सी को शेक करना। तो वेव का कुछ हिस्सा ऐसे ऊपर जाएगा, जब वो हाथ को ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकर जाएगा, और वेव का कुछ हिस्सा ऐसे नीचे को जाएगा। सो ऐसी वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें कुछ वेव का हिस्सा होता है ऊपर और कुछ होता है नीचे, ठीक है। सो ये वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेव आगे को जा रही होती है, ट्रैवल उसकी डायरेक्शन जो है ना वो आगे की तरफ होती है, लेकिन जो रस्सी के पार्टिकल्स होते हैं ना या तो वो ऊपर को मूव कर रहे होते हैं या तो वो नीचे को मूव कर रहे होते हैं। सो जब उस स्टूडेंट ने रस्सी यानी रोप को शेक किया ना, सो उसने कौन सी वेव पैदा की, ट्रांसवर्स वेव पैदा की। और उसकी प्रॉपर्टी या पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, पार्टिकल ऊपर या नीचे मूव करते हैं जबकि वेव आगे को जाती है। जी तो बच्चे इसके जवाब में वो कहता है दिस इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। जो स्टूडेंट ने पैदा की वो ट्रांसवर्स वेव है। इन अ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द रोप, रस्सी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मूव अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, वाइल द वेव इटसेल्फ मूव्स अलोंग द रोप। लेकिन जो वेव खुद होती है ना वो रोप की तरफ यानी आगे को जाती है। देखिए वेव आगे को जाएगी, पार्टिकल्स या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। अब आप डायरेक्शन चेक करें तो इन दोनों के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल बनता है। तो यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर एंगल। ऑलराइट जी बच्चे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिलेट टू द एनर्जी इट कैरीज। यानी अगर कोई वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमें बताता है कि उसकी कितनी एनर्जी होगी। कैसे बताता है, गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। और आपने एक मिसाल भी साथ देनी है। जी बच्चे मैं यहाँ पे ना दो वेव्स बनाता हूँ, एक ये वाली वेव और एक ये वाली वेव। अब दोनों का एम्पलीट्यूड का क्या मतलब, देखिए दरमियान में एक बेस लाइन लगाते हैं और ये वाली जो हाइट होती है ना वेव की, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इस वेव का तो एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, जबकि मैं इस वेव का अगर आपको एम्पलीट्यूड चेक करके दिखाऊं
तो वो एक बड़ी लाइन या बड़ा एम्पलीट्यूड आता है। सो नज़र से भी आ रहा है देखने में कि ये जो वेव है ना जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा है ये ज़्यादा पावरफुल लग रही है। होता भी ऐसे है कि जिस वेव का जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होता है ज़ाहिर है उसको पैदा करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी दी गई है। सो उस वेव के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है ना, क्योंकि वेव को किसी ने तो पैदा करना है ना। तो अगर एक वेव इतने बड़े साइज़ की है, उसका एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है, तो इट मीन उसको पैदा करने के लिए उतनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट उस वेव के पास उतनी एनर्जी है। ऑलराइट, सो जिस वेव का एम्पलीट्यूड छोटा तो उसकी एनर्जी भी थोड़ी होती है। सो कहता है द एनर्जी कैरिड बाय अ वेव, एक वेव की जो एनर्जी होगी इंक्रीज़ विद द एम्पलीट्यूड, जितना आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाओगे उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी। लार्जर एम्पलीट्यूड, अगर आप एम्पलीट्यूड बड़ा देखते हो तो इट मीन मोर एनर्जी उस वेव के पास है। स्मॉलर एम्पलीट्यूड, अगर उस वेव का एम्पलीट्यूड है छोटा, सो लेस एनर्जी, यानी उस वेव की एनर्जी कम है। अब हमें कहा गया था एक मिसाल भी दें, तो एग्जांपल क्या है, अगर हम एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी मैं ऊंचा बोलता हूँ, तो जाहिर है मुझे बोलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो फिर मैं जो साउंड वेव पैदा कर रहा हूँ उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा या उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हैज़ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एंड कैरीज मोर एनर्जी देन अ सॉफ्ट साउंड, यानी अगर मैं आहिस्ता बोलता हूँ, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, तो मुझे वो पैदा करने के लिए कोई इतनी एनर्जी लगानी भी नहीं पड़ी। सो लिहाजा उस वेव का एम्पलीट्यूड भी छोटा होगा और उसके पास कम एनर्जी होगी। जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू वी स्टिल हियर अ पर्सन टॉकिंग इवन इफ़ ही इज़ बिहाइंड अ वॉल। वॉल कहते हैं दीवार को। सो अगर कोई शख्स, अगर कोई पर्सन दीवार के बिहाइंड यानी पीछे है और वो टॉक यानी बात कर रहा है, ठीक है। सो दीवार के उस पार आपको आवाज़ आ रही है, ऐसा क्यों होता है आपने एक्सप्लेन करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायाफ्रैक्शन। अब डायाफ्रैक्शन क्या थे, मिसाल के तौर पे ये एक दरवाज़ा है जो कि खुला है, ऑलराइट। सो आवाज़ की ये जो लंबी लंबी वेव्स है ना, ये इसमें से इजीली गुज़र के जो दरवाज़ा या दीवार के उस पार चली जाएंगी, ये नॉर्मल उसका रास्ता था। लेकिन इमेजिन करें कि आपने इस रास्ते को सारा ब्लॉक कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर ये वाला रह गया। सो अब क्या होगा, अब आवाज़ की जो वेव्स है ना वो अपने आप को इस तरह से बेंड करती हुई खुद को मोड़ कर इसमें से गुज़र के दूसरी साइड पे जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डायाफ्रैक्शन, ठीक है। सो डायाफ्रैक्शन की वजह से अगर कोई छोटे से कोने खाली हो ना, कोई कोना हो, उसमें से भी आवाज़ ट्रैवल कर लेती है, ठीक हो गया। सो कहता है वी कैन हियर अ पर्सन, हम किसी शख्स की आवाज़ सुन सकते हैं बिहाइंड अ वॉल, एक दीवार के उस पार, बिकॉज साउंड वेव्स अंडरगो डायफ्रैक्शन, क्योंकि आवाज़ की जो वेव्स होती हैं ना वो डायफ्रैक्शन से आ रही होती हैं। सो डायफ्रैक्शन होती क्या है, डायफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग, आवाज़ की वेव्स बेंड होके जाती हैं, एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, और बाद में वो फैल जाती हैं, ठीक है ना। पहले छोटे से कोने में से गुजरना है ना, तो पहले अपने आप को मोड़ेंगी और जब कोने से गुजर जाएंगी फिर वो स्प्रेड हो जाएंगी यानी फैल जाएंगी। अराउंड द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल एंड थ्रू ओपनिंग्स, देखिए ऑब्स्टेकल को बोलते हैं रुकावट, ठीक है। सो ये जो सारा हमने दरवाज़ा ब्लॉक किया है ये एक तरह की रुकावट है ना, और जो छोटा सा हिस्सा हमने छोड़ा है, जो कोना छोड़ा है ना, वो ओपनिंग है, ठीक है। सो ऑब्स्टेकल से होते हुए एंड ओपनिंग्स में से होते हुए आवाज़ डायफ्रैक्शन करती है, और डायफ्रैक्शन का मतलब होता है आवाज़ बेंड करेगी, स्प्रेड करेगी, ठीक हो गया। सो कहता है कि जो साउंड वेव्स है ना वो स्प्रेड अराउंड द एजेस ऑफ द वॉल, जो दीवार का एज मतलब जो किनारा है, जो कोना है, वहाँ से स्प्रेड करेगी, एंड रीचेज आवर ईयर्स, और हमारे कानों तक पहुँच जाएगी, अलाउइंग अस टू हियर द पर्सन, और इस तरह हम उसकी आवाज़ सुन लेंगे। जी मुझे लास्ट क्वेश्चन है 12.5। इफ़ द साइज ऑफ स्लिट अ वेव पासिस थ्रू इज़ मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, ठीक, व्हाट विल हैपन टू द वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब इस सवाल को समझते हैं। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि स्लिट क्या होती है। देखें, ये आवाज़ की मिसाल के तौर पे ये आवाज़ की वेव्स हैं, इस तरह से लेंथ वाइज लंबी वेव्स हैं, और
उसके रास्ते में ये एक रुकावट पड़ी है जो मैंने हाईलाइट की है, और ये एक रुकावट पड़ी है, एक सेकेंड, ये रुकावट पड़ी, ठीक है। सो अब देखें आवाज़ की वेव्स काफ़ी लंबी है, उनको गुजरने के लिए उतना रास्ता भी चाहिए, और दरमियान ये रुकावट और ये रुकावट, दरमियान में ये जो छोटी सी मैंने जगह छोड़ी है ना, ओपनिंग, दिस इज़ कॉल्ड स्लिट, इसका नाम होता है स्लिट। तो अब आप गौर से देखिएगा, ये जो स्लिट का साइज़ है ये कितना है और वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ यहाँ पे क्या है, ये जो दो लाइनें ना इनके दरमियान का डिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है वेवलेंथ, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ अब की बार बहुत ज़्यादा है, जबकि ये जो स्लिट यानी खाली जगह है, ओपनिंग है, इसका साइज़ उसके हिसाब से बहुत थोड़ा है। सो डायफ्रैक्शन को क्या होगा, तो देखें बच्चे, इन वेव्स को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बेंड होना पड़ेगा या बेंड करना पड़ेगा ताकि वो इतने छोटे से साइज़ में से गुज़र सकें। सो अगर एक स्लिट का साइज़, ये स्लिट है, इसका साइज़ बहुत नैरो हो, बहुत छोटा हो एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ, सो यू विल ऑब्ज़र्व ग्रेट डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी जी। तो बच्चे इसको पढ़ लेते हैं। कहता है इफ़ द स्लिट इज़ मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, वेवलेंथ के हिसाब से, वेवलेंथ के मुकाबले स्लिट बहुत छोटी है, द वेव विल अंडरगो स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्शन, सो आपको जो डायफ्रैक्शन देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। द वेव विल स्प्रेड आउट वाइडली इन ऑल डायरेक्शन, वाइडली यानी बहुत ज़्यादा, तो वेव्स अपने आप को स्प्रेड करेंगी, बेंड करेंगी बहुत ज़्यादा। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, स्लिट में से गुजरने के बाद, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग स्ट्रेट अहेड, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट या सीधा जाने की बजाय अपने आप को स्प्रेड करेंगी या फिर बहुत ज़्यादा बेंड करेंगी, ठीक हो गया। अब एग्जांपल क्या है, साउंड पासिंग थ्रू अ स्मॉल डोरवे स्प्रेड्स थ्रू आउट अ रूम, यानी वही बात जो ऊपर वाला सवाल है ना कि अगर स्मॉल डोरवे, छोटा सा रास्ता हो, तो आवाज़ उसमें से फैल के पूरे रूम में चली जाती है।